हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं अभी जो आपका, जैसा कि पता है आपको, SGI PGI का एग्ज़ाम होने वाला है। SG PGI का एग्ज़ाम है आपका, जिसकी डेट है 22 मार्च। और उसके लिए हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, हमने उसका मॉडल पेपर बनाया है। पहला मॉडल पेपर हमारा ये अभी चल रहा है, जिसका हमने फर्स्ट पार्ट यानी पार्ट फर्स्ट में हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हमारा ये पार्ट 2 है यानी सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन करेंगे। यानी जो टोटल बात करें कि मॉडल नंबर 1 है, मॉडल पेपर 1 है, उसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। और ये आपके जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेबस और प्रीवियस एग्जाम पर बेस्ड है। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको जो पैटर्न है उसके हिसाब से ये तैयारी की जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। 50 क्वेश्चन जैसा कि आप देख चुके हैं पहले, अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, कोरोना विरिडाई अंडरगोज म्यूटेशन इन विच पार्ट ऑफ द होस्ट सेल। जो कोरोना वायरस है वो कहाँ पर म्यूटेशन करता है, कौन से सेल पार्ट पर म्यूटेशन करता है, सेल के कौन से पार्ट में म्यूटेशन करता है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास में न्यूक्लियस, दूसरा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कहाँ पर म्यूटेशन करता है, लाइव चैट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए, जब तक आप कमेंट भी कर सकते हैं। कोरोना वायरस जो आपका म्यूटेशन होता है वो कहाँ पर होता है, सेल के कौन से पार्ट में होता है। तो पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, सेकंड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है साइटोप्लाज्म, चौथा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आपका कोरोना विरिडाई का म्यूटेशन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन शुड बी कंसिडर्ड एज ए स्पेशल टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग। कौन सा जो वुमेन एज है, एज ग्रुप है, जो आपका, या फिर बोल सकते हैं कौन सी जो वुमेन है वो कंसिडर की जाती है एज ए स्पेशल टारगेट फॉर फैमिली प्लानिंग। यानी फैमिली प्लानिंग के लिए किसको स्पेशली टारगेट किया जाता है, किस तरह की महिलाओं को टारगेट किया जाता है। तो पहला आपके पास में ऑप्शन है दोज हु हैव 2 चिल्ड्रन और मोर, दूसरा ऑप्शन है दोज विद मेडिकल कंडीशन एग्जाम्पल एनीमिया, तीसरा है दोज यंगर देन 20 ईयर्स एंड ओल्डर देन 35 ईयर, फिर फोर्थ ऑप्शन दोज हु जस्ट हैड ए डिलीवरी विद इन द पास्ट 15 मंथ। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर, किस तरह की कौन सी महिलाएं हैं जो आपके फैमिली प्लानिंग में स्पेशल टारगेट की जाती हैं। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। चलो आंसर की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको स्कोर बताना है। आपका टोटल 50 क्वेश्चन है, इसके अंदर 50 MCQ में से कितने राइट हैं वो आपको बताने हैं। अगर आपके 40 सही हैं तो 40/50 आपको स्कोर लिखना है। और कमेंट, और लास्ट में कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो हम नेक्स्ट मॉडल पेपर जरूर लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और साथ में आपको कमेंट जरूर करनी है। कमेंट नहीं करोगे, आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोगों का अगर मोटिवेट नहीं करोगे आप हमें, तो नेक्स्ट मॉडल पेपर नहीं आएगा। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी दोज हु हैव 2 चिल्ड्रन और मोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following diet plan would be appropriate for nurse to discuss with the family of a child with acute renal failure? कौन सा डाइट प्लान अप्रोप्रिएट रहेगा नर्स टू डिस्कस विद द फैमिली ऑफ चाइल्ड विद एक्यूट रीनल फेलियर। एक एक्यूट रीनल फेलियर का बच्चा है, तो उसके लिए कौन सी डाइट अप्रोप्रिएट रहेगी। पहला ऑप्शन है हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइट, दूसरी है हाई फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट, तीसरी है लो फैट एंड प्रोटीन डाइट, चौथी है लो इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, एक एक्यूट रीनल फेलियर का बच्चा है जिसके लिए सही डाइट क्या रहेगी। तो पहला ऑप्शन है कि हाई कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, दूसरा है हाई फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, तीसरा लो फैट एंड प्रोटीन, चौथा है लो इन कार्बोहाइड्रेट।
तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं कोई भी क्वेश्चन के बारे में। आपको डायरेक्ट मैं क्वेश्चन और आंसर करवा रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन का तो आप लाइव क्लास में ज्वाइन करो, जिसमें हम अभी ये मॉडल पेपर है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है हाई फैट एंड हाई कार्बोहाइड्रेट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला, जैसा कि आपको पता है एक्यूट रिनल फेलियर में हमें प्रोटीन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि वहां पर वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, प्रोटीन को नहीं देना। सबसे पहले आपको इतना ध्यान रखना, प्रोटीन को नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा जो कि हमें नहीं बनने देना है। और साथ में आपको देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा, और लो तो कुछ भी नहीं देना। देखो कार्बोहाइड्रेट लो नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पर इसको एनर्जी चाहिए होगी, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देने से ही मिलेगी। तो जो जितनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें देखिए इसमें लो कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं तो ये नहीं देंगे, और इसमें लो दे रखा है तो ये भी नहीं देंगे। तो ये ऑप्शन है, इसमें हम फेट भी देंगे, फेट हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ज़्यादा देनी है, साथ में हम फेट भी उसको ज़्यादा देंगे, जिससे आपका जो आपको नाइट्रोजनस वेस्ट है वो आपकी बॉडी में नहीं बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज नोन एज। किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप किसी को सेपरेट कर रहे हो अदर पेशेंट को, तो उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है क्वारंटाइन, दूसरा है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, तीसरा है आइसोलेशन, चौथा है बैरियर टेक्निक। तो क्या बोलोगे? सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कोई पर्सन है वो इन्फेक्टेड है, मान लो कोविड, कोविड का ही एक क्वेश्चन है, कोविड का पेशेंट है वो इन्फेक्टेड है, तो आप उसको कहीं दूसरी जगह पे आप उसको सेपरेट भेज देते हो ताकि दूसरे पेशेंट में वो इन्फेक्शन ना फैलाए। तो उसको क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन क्वारंटाइन, दूसरा कॉन्करेंट इन्फेक्शन, तीसरा आइसोलेशन, चौथा बैरियर टेक्निक। तो इसका राइट आंसर जाने वाला है आइसोलेशन। जी हाँ, वो पेशेंट आइसोलेशन बोलेंगे ऐसे पेशेंट को जब हम अलग ले जाते हैं ताकि दूसरों को इन्फेक्टेड ना करे, तो उसको हम आइसोलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हैंड वॉशिंग विद सोप हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ विच पार्ट ऑफ कोरोना वायरस। जब आप हैंड वॉशिंग करते हो तो आपका कोरोना वायरस का कौन सा पार्ट डिस्ट्रक्शन होता है? यानी सोप से जब हैंड वॉशिंग करते हो तब कोरोना वायरस का कौन सा पार्ट है वो डिस्ट्रक्ट होता है? पहला ऑप्शन है लिपिड बाइलेयर, दूसरा है न्यूक्लियो कैप्सिड, तीसरा है एम प्रोटीन, चौथा है एस प्रोटीन। तो राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है, फिर से देख लीजिए। हैंड वॉशिंग विद सोप, यानी सोप से जब आप हैंड वॉशिंग करते हो तो आपका कोरोना वायरस का कौन सा पार्ट डिस्ट्रक्ट होता है? पहला ऑप्शन है लिपिड बाइलेयर, दूसरा है न्यूक्लियो कैप्सिड, तीसरा है एम प्रोटीन, चौथा है एस प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर आएगा लिपिड बाइलेयर। यानी जो आपकी कोरोना वायरस है वो आप बोल सकते हैं एक लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड बाइलेयर होती है जब आप सोप से हैंड वॉश करते हो तो आपकी ये लेयर है, ये लेयर है, ये डैमेज हो जाती है। तो ये लेयर जब डैमेज हो जाएगी तो इस तरह से आपका कोरोना वायरस बिखर जाएगा, और ये बिखरने के बाद में ये अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिव फेज इनटू डॉट्स थेरेपी इन मंथ। जो आपकी इंटेंसिव फेज है उसका ड्यूरेशन कितना होता है डोज थेरेपी के अंदर? तो पहला ऑप्शन आपके पास में 4 मंथ, दूसरा है 6 मंथ, तीसरा है 2 मंथ, चौथा है 9 मंथ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इंटेंसिव फेज इन डॉट्स का ड्यूरेशन पूछा मंथ में, तो राइट आंसर विल बी 2 मंथ। राइट आंसर है 2 मंथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोलिसिस्टोग्राफी इज परफॉर्म टू। जो कोलिसिस्टोग्राफी है वो किसके लिए परफॉर्म की जाती है? पहला ऑप्शन है डिटेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्यूडिनम, दूसरा है डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, तीसरा है डिटेक्ट कंडीशन ऑफ द स्टोमक, चौथा है डायग्नोस स्टोन इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो क्या आएगा राइट आंसर? कोलिसिस्टोग्राफी किसके लिए की जाती है? ड्यूडिनम को
डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस के लिए, गॉल ब्लैडर के लिए, स्टोमक के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के लिए। तो राइट आंसर इज डायग्नोस स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, यानी आपके गॉल ब्लैडर को स्टोन को डायग्नोस करने के लिए हम कोलिसिस्टोग्राफी करते हैं। एक होती है सिस्टोग्राफी और एक होती है कोलिसिस्टोग्राफी। तो दोनों वर्ड को आपको ध्यान रखना है। इसमें कोली और सिस्टो दोनों है, मतलब यहाँ पर गॉल ब्लैडर की बात कर रहा है, और सिस्टोग्राफी अकेला आ जाए तो मतलब यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसी के लिए ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। FHR कैन बी escultated with a fetoscope as early as possible which of the following। जो fetal heart rate है, fetal heart sound है, वो आपकी फिटोस्कोप से कब सुनी जा सकती है? पहला ऑप्शन है 15 वीक, दूसरा है 30 वीक, तीसरा है 28 वीक, चौथा है 20 वीक। तो राइट आंसर क्या आएगा? आप फिटोस्कोप से फिटल हार्ट रेट यानी फिटल हार्ट साउंड कब सुन सकते हैं जल्दी से जल्दी? तो उसका राइट आंसर है 20 वीक। 20 वीक पे आप जो फिटोस्कोप से फिटल हार्ट साउंड सुन सकते हैं। अगर हम बात करें डोपलर से, तो उससे आप 6 से 8 वीक पे भी सुन सकते हैं। अगर फिटोस्कोप की बात करें तो 18 से 20 वीक, और डोपलर की बात करें तो 6 से 8 वीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड का ग्रीनिश येलो कलर है वो क्या इंडिकेट करता है? पहला है फीटल डिस्ट्रेस, दूसरा है RH इनकम्पेटिबिलिटी, तीसरा है पोस्ट मेच्योरिटी, चौथा है IUD। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स, पहला ऑप्शन है फीटल डिस्ट्रेस, दूसरा है RH इनकम्पेटिबिलिटी, तीसरा है पोस्ट मेच्योरिटी, चौथा है IUD। तो राइट आंसर इज पोस्ट मेच्योरिटी। अगर ग्रीनिश येलो कलर है तो आपको पोस्ट मेच्योरिटी इंडिकेट कर रहा है। RH इनकम्पेटिबिलिटी में आपका गोल्डन कलर दिखता है और IUD में ब्राउन कलर दिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ग्रीन मिकोनियम स्टैंड, इसमें क्या होता है? मिकोनियम स्टैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नॉर्मल बोन सेल इज नोन एज, नॉर्मल बोन सेल को आप क्या बोलोगे? नॉर्मल बोन सेल को आप क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है ओस्टियोसाइट, दूसरा है ओस्टियोब्लास्ट, तीसरा है ओस्टियोक्लास्ट, चौथा है मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 60 है ओस्टियोसाइट, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट या फिर मोनोसाइट। नॉर्मल बोन सेल कौन सी है? तो राइट आंसर इज ओस्टियोसाइट। अगर नॉर्मल सेल की बात करें तो आप बोल सकते हो ओस्टियोसाइट, और अगर ओस्टियोब्लास्ट है जो आपकी बोन फॉर्मिंग है, बोन फॉर्मिंग सेल है, और ओस्टियोक्लास्ट इज बोन डिस्ट्रक्शन सेल, बोन डिस्ट्रक्शन सेल, या फिर बोल सकते हैं B4 बनाने वाली सेल, बनाने वाली सेल, और C4 कट करने वाली सेल। यानी ये ओस्टियोक्लास्ट यानी कट करने वाली है और B4 बनाने वाली है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ से याद भी कर सकते हो। ओस्टियोब्लास्ट इज द बोन फॉर्मिंग सेल एंड द ओस्टियोक्लास्ट इज द बोन डिस्ट्रक्शन सेल। C4 कट और B4 बनाना, बनाना मीन्स फॉर्मेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट परसेंट डज बर्न ऑफ जेनिटलिया कंसिस्ट बाय द रूल ऑफ 9? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 21%, सेकंड ऑप्शन 1%, थर्ड ऑप्शन 18%, फोर्थ ऑप्शन 9%। क्वेश्चन है आपका व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत बर्न ऑफ जेनिटलिया, अगर जेनिटल एरिया का बर्न है तो आप कितना परसेंट उसको कंसिडर करोगे रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग? तो पहला ऑप्शन है 21%, सेकंड ऑप्शन इज 1%, थर्ड ऑप्शन इज 18% एंड द फोर्थ ऑप्शन इज 9%। द राइट आंसर इज 1%। रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है। ये पिक्चर के अकॉर्डिंग आपसे कहीं का भी पूछ सकता है या फिर दे सकता है आपको कि एंटीरियर थाई और पोस्टीरियर थाई ये दोनों का बर्न कितना है, या फिर एंटीरियर चेस्ट
या फिर पोस्टीरियर चेस्ट या फिर एब्डोमेन, सब आपको ऐसे देख के भी पूछ सकता है कितना परसेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी इज, जो कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन है गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए काम में लिया जाता है वो कौन सा है? पहला है मैक बर्निस ग्रिडन, दूसरा है कोचर्स इंसिजन, तीसरा है फेनेस्ट्रियल इंसिजन, चौथा है लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 62, कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी, गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है मैक बर्निस ग्रिडन, दूसरा है कोचर्स ग्रिडन, तीसरा है फेनेस्ट्रियन इंसिजन, चौथा इज लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन। तो राइट आंसर इज कोचर्स इंसिजन। कोचर्स इंसिजन आपका मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन होता है जो आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए किया जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये इंसिजन लगाया जाता है जो आपकी 2.5 सेंटीमीटर आपका पैरेलल चलता है बिलो द कोस्टल मार्जिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट शो द डिक्रीज बाइकार्बोनेट लेवल एंड पीएच वैल्यू डिनोट, जो आपका एबीजी के अंदर अगर बाइकार्बोनेट कम हो रही है तो पीएच वैल्यू क्या रहेगी? पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तीसरा है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, चौथा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो क्या आएगा? एबीजी है किसी पेशेंट की तो उसमें बाइकार्बोनेट लेवल कम दिख रहा है, तो क्या पीएच एंड पीएच डिक्रीज, बाइकार्बोनेट और पीएच दोनों कम दिख रही है तो क्या डिनोट कर रहा है? पहला ऑप्शन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तीसरा रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, चौथा मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। तो राइट आंसर इज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं, जो आपका अगर बाइकार्बोनेट है नॉर्मल 22 से 27 आपको देखने को मिलता है। अगर 22 से कम है तो आपका अगर कम की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर पीएच भी साथ में कम होगी, ठीक है। ज़्यादा की तरफ जा रहा है तो पीएच भी बढ़ेगी, ये साथ में इसके होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो अगर बाइकार्बोनेट लेवल कम हुआ और पीएच कम हुआ, तो जैसे ही पीएच कम होती है तो एक वर्ड होता है पीएच के लिए, अगर पीएच कम है तो उसको आप बोलोगे एसिडोसिस, एसिडोसिस जहाँ पर पीएच कम है, और जहाँ पर पीएच ज़्यादा है तो वहाँ पर बोलोगे आप एल्केलोसिस, एल्केलोसिस। और हम बाइकार्बोनेट की बात करें तो कम की तरफ अगर बाइकार्बोनेट में चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है तो वो यहाँ पर मेटाबॉलिक है, तो वो कंडीशन मेटाबॉलिक है। और अगर आपको पीसीओ2 में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर रेस्पिरेटरी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पर बाइकार्बोनेट में चेंजेस हो रहा है तो मेटाबॉलिक आ गया, फिर आपको बोला कि डिक्रीज यहाँ पर पीएच है तो एसिडोसिस हो गया, और अगर पीएच बढ़ी हुई होती तो एल्केलोसिस होता, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, और यहाँ पर पीएच कम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड, ऑक्सीजन की कमी टिश्यू के अंदर क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन एनोरेक्सिया, दूसरा अनोक्सिया, तीसरा साइनोसिस, चौथा हाइपोक्सिया। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑक्सीजन आपके टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी को क्या बोलोगे? एनोरेक्सिया, अनोक्सिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया। तो राइट आंसर इज हाइपोक्सिया। अगर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसको आप बोलोगे हाइपोक्सिया। अनोक्सिया मतलब absence ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। एनोरेक्सिया इज द, क्या है ये आपका डिसऑर्डर है किसका? ईटिंग डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग, या फिर बोल सकते हैं ईटिंग बिहेवियर का डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया। साइनोसिस ब्लूइश डिस्कशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर टू डायग्नोस कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी। ओवेरी के कार्सिनोमा के लिए कौन सा आपका इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर है? पहला ऑप्शन है सीरम ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, दूसरा है CA-125, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन, ह्यूमन प्लेसेंटल लेक्टोजन। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? कार्सिनोमा ऑफ ओवेरी के लिए ट्यूमर मार्कर कौन सा है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज CA-125, यानी जो आपकी ओवेरी है उसके लिए कौन सा होता है? CA-125। ये आपका इस वर्ड से भी आप देख सकते हो 25, यहाँ पे भी 25 बन रहा है और ये भी देखिए जैसे कि ओवेरी की स्ट्रक्चर भी 25 के जैसी है, तो यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टोनोमेट्री इज द मेथड ऑफ मेजरिंग विजुअल फील्ड used to assess peripheral vision. Tonometry is the method of measuring visual field used to assess peripheral vision. Option pressure inside the lungs, intraocular pressure, तीसरा है ब्लड प्रेशर, चौथा प्रेशर इनसाइड द ईयर। तो क्या आएगा? टोनोमेट्री किसके लिए काम में लिया जाता है? टोनोमेट्री का यूज किसके लिए किया जाता है? प्रेशर इनसाइड द लंग्स, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड द ईयर। तो राइट आंसर इज इंट्राओक्यूलर प्रेशर। IOP के लिए आप क्या करते हैं? टोनोमेट्री यूज करते हैं। नॉर्मल 8 से 11 mm ऑफ Hg होता है इसका प्रेशर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी 10 से 21 होता है सर, 10 से 21 mm ऑफ Hg होता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, क्लियर कर लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट इससे कैरेक्टराइज है, क्या क्या आता है इसके अंदर? फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दे रखा है मतलब एक नहीं होगा बाकी सब होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, तीसरा है ओवरराइडिंग अयोर्टा, चौथा है पल्मोनरी इनफंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। तो राइट आंसर क्या आएगा? टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट में क्या आता है एक के अलावा? पहला ऑप्शन है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट ASD, दूसरा है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यानी VSD, तीसरा है ओवरराइडिंग अयोर्टा, चौथा है पल्मोनरी इनफंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, यानी आपकी जो टेट्रालॉजी फेल्योट है, टेट्रालॉजी, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रा का मतलब होता है 4, यानी इसके अंदर 4 डिजीज है। कौन कौन सी है? पहली है VSD, दूसरी है पल्मोनिक स्टेनोसिस, तीसरी है ओवरराइडिंग और डेक्स्ट्रोस्पोज अयोर्टा, और चौथी है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये आपकी 4 डिजीज हैं जो आपकी टेट्रालॉजी ऑफ फेल्योट में देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी प्रिवेंशन। कौन सा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? पहला है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, दूसरा है विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, तीसरा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, चौथा है आइसोनियाजिड टू ए बेबी ब्रेस्ट फेड बाय स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकल मदर। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? कौन सा आपका प्राइमरी प्रिवेंशन नहीं है? प्लस पोलियो इम्यूनाइजेशन, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, आइसोनियाजिड टू बेबी ब्रेस्ट फेड बाय द स्पुटम पॉजिटिव ट्यूबरकुलर मदर। तो राइट आंसर इज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ फॉर ट्यूमर। देखिए पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन ये आपका इम्यूनाइजेशन है, वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन ये आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है, और ये भी आपका मदर पॉजिटिव है ना कि यहाँ पर बेबी है, तो ये भी आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में आएगा। ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ट्यूमर, ये आपका सेकेंडरी में आएगा, क्योंकि हम जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं वो ऑलरेडी ट्यूमर हो रखी है उसके लिए कर रहे हैं। ऑलरेडी अगर ट्यूमर हो रखी है तो उसी का हम एग्जामिनेशन कर पाते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी में आएगा, यानी ऑलरेडी डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम
सेकेंडरी प्रिवेंशन में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ट्यूमर से पहले इसका कोई फायदा नहीं है, ट्यूमर हो गई तभी इसका फायदा, तो ये एग्जामिनेशन आपका सेकेंडरी में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? पहला है ए.एल. मुदालियर, दूसरा है एम.एस. चड्डा, तीसरा है ए.के. मुखर्जी, चौथा है जोसेफ बोरे। तो कौन है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन? ऑप्शन ए.एल. मुदालियर, ऑप्शन बी एम.एस. चड्डा, ऑप्शन सी ए.के. मुखर्जी, ऑप्शन डी जोसेफ बोरे। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज ए.एल. मुदालियर। ए.एल. मुदालियर है जो आपका हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया के ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पहला है डोपामाइन, दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट, चौथा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या आएगा? कौन सी आपकी प्री एक्लेम्सिया के ड्रग ऑफ चॉइस है? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लेम्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी? कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा आपका हार्मोन है जो आपका प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखता है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। पी याद रखना है आपको, कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा है, तो प्रोजेस्टेरोन सीधा आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग दैट आर एक्सेसिव इन अमाउंट आर कॉल्ड। क्वेश्चन देख लीजिए फिर से, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग। यहाँ पर रेगुलर टाइम एपिसोड ऑफ ब्लीडिंग है, लेकिन अमाउंट में क्या है? एक्सिस है। उसको आप क्या बोलोगे? पहला ऑप्शन है मेट्रोरेजिया, दूसरा है मेनोरेजिया, तीसरा है पॉलीमेनोरिया, चौथा है मेट्रोरेजिया। तो यहाँ पर क्या आएगा? रेगुलरली टाइम्ड एपिसोड है, लेकिन ब्लीडिंग ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे? मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया। तो राइट आंसर इज मेनोरेजिया। ऐसी कंडीशन को आप मेनोरेजिया बोलोगे। मेट्रोरेजिया में क्या रहता है? इरेगुलर। और पॉलीमेनोरिया में क्या होता है? आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो ज़्यादा आते हैं, वो 13 से ज़्यादा आते हैं 1 ईयर में। और मेट्रोरेजिया में इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कार्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन इंडिकेट्स। जो आपकी कार्डी वाइट डिस्चार्ज है ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, तो वो क्या दर्शा रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? पहला ऑप्शन है ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन, दूसरा कैंडिडाइसिस, तीसरा है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, चौथा है सर्विसाइटिस। तो क्या इंडिकेट कर रही है? कार्डी वाइट डिस्चार्ज ड्यूरिंग पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, यानी वेजाइना से कार्डी वाइट डिस्चार्ज है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? ट्राइकोमोनियासिस का इन्फेक्शन, कैंडिडाइसिस का इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या फिर सर्विसाइटिस। तो राइट आंसर है कैंडिडाइसिस। कैंडिडाइसिस यहाँ पर शो कर रहा है अगर कार्डी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन विच टाइप ऑफ पेल्विस एला ऑफ बोथ साइड आर एब्सेंट? कौन से पेल्विस में एला, जो पेल्विस एला है वो प्रेजेंट एब्सेंट रहती है? पहला है रॉबर्ट पेल्विस, दूसरा है काइफोटिक पेल्विस, तीसरा है नेगेल्स पेल्विस, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो किस टाइप के पेल्विस में जो पेल्विस एला है वो दोनों साइड की एब्सेंट रहती है? तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस में जो पेल्विस एला है वो एब्सेंट रहती है दोनों तरफ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लीनिया नाइग्रा इन प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ विच ऑफ द हार्मोन? जो लीनिया नाइग्रा है वो जो लीनिया नाइग्रा है प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलती है, वो कौन से हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से होती है? पहला है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक HCG, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, चौथा है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH। तो कौन सा हार्मोन है जो आपका लीनिया नाइग्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? HCG, प्रोजेस्टेरोन, HPL या फिर MSH? चलो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग
hormone. MSH is the responsible for linea nigra. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किगल एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी, जो किगल एक्सरसाइज है प्रेगनेंसी में की जाती है वो किसके लिए की जाती है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल, दूसरा है रिलीव बैक एक, तीसरा है स्ट्रेंथन अब्डोमिनल मसल, चौथा है प्रिवेंट वेरिकोज वेन। तो क्या आएगा राइट आंसर? किगल एक्सरसाइज है वो प्रेगनेंसी में की जाती है, वो क्यों की जाती है? पहला ऑप्शन है स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल, दूसरा है रिलीव बैक एक, तीसरा है स्ट्रेंथन अब्डोमिनल मसल, चौथा है प्रिवेंट वेरिकोज वेन। तो राइट आंसर इज स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल। जो आपकी पेरिनियल मसल है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी उसको मजबूती प्रोवाइड करवाने के लिए ये किगल एक्सरसाइज की जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द क्लाइंट हु इज रिसीविंग इंट्रावेनस मैग्नीशियम सल्फेट फॉर सीवियर प्री एक्लेम्सिया, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग वुड अलर्ट द नर्स टू सस्पेक्ट हाइपरमैग्नीशियमिया। 3 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बात सीधी सी है। अगर किसी को हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाएगा तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहला ऑप्शन है डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, दूसरा है कूल स्किन टेम्परेचर, तीसरा है रैपिड पल्स रेट, चौथा है टिंगलिंग इन द टो। तो क्या आएगा राइट आंसर? प्री एक्लेम्सिया में आप जो मैग्नीशियम दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, तो अगर किसी को हाइपर मैग्नीशियमिया हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा? डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, कूल स्किन टेम्परेचर, रैपिड पल्स रेट, चौथा है टिंगलिंग इन द टो। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स, यानी आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्स हैं वो डिक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑन द सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे, यानी आपका पोस्ट ऑफ डे सेकंड है, सेकंड पोस्ट ऑफ डे आफ्टर रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स यूज टू फीड द टोडलर। क्वेश्चन सीधा सा है, सेकंड पोस्ट ऑफ डे की बात कर रहा है, रिपेयर किया है क्लेफ्ट पैलेट, अब नर्स को कैसे फीड करवाना चाहिए टोडलर को? पहला ऑप्शन है कप से, दूसरा है स्ट्रो से, तीसरा है रबर टिप्ड सिरिंज, चौथा है लार्ज होल्ड निप्पल। तो किससे अब फीडिंग करवाना चाहिए? पोस्ट ऑप के बाद में क्लेफ्ट पैलेट, यानी पैलेट की सर्जरी हुई है, रिपेयर हुआ है। क्या आएगा राइट आंसर? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज कप से फीड करवाना है उसको। क्यों करवाना है? 2 दिन हो गए हैं। अब आप स्ट्रो या फिर रबर ट्रिप या फिर कोई निप्पल वगैरह यूज करोगे तो यहाँ पर हो सकता है सूचर लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, सूचर लाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका सूचर हट भी सकता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको इन चीज़ों का यूज नहीं करना है। कब से पिलाना है, अब रिपेयर हो गया है कोई इशू नहीं है, लेकिन आप ये स्ट्रो वगैरह या फिर कुछ भी ऐसे यूज करोगे तो आपको दिक्कत कर सकता है सूचर लाइन में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली अलर्ट द नर्स टू पॉसिबिलिटी दैट प्री स्कूलर इज एक्सपीरियंसिंग मॉडरेट डिहाइड्रेशन। सीधा है, देखो मैंने अंडरलाइन कर लिया है। जो मोस्ट इसमें पूछा गया है कि प्री स्कूलर है उसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, तो आप क्या देखोगे? पहला ऑप्शन है डीप रैपिड रेस्पिरेशन, दूसरा है डाइफोरेसिस, तीसरा है एब्सेंस ऑफ टीयर फॉर्मेशन, चौथा है डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे पता चलेगा आपको? क्या देखने को मिलेगा? किसी प्री स्कूलर में आपको मॉडरेट डिहाइड्रेशन देखने को मिल रहा है, मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, आप कैसे पता लगाओगे कि इसको मॉडरेट डिहाइड्रेशन है? पहला ऑप्शन है डीप रैपिड रेस्पिरेशन, दूसरा है डाइफोरेसिस, तीसरा है एब्सेंस ऑफ टीयर फॉर्मेशन, चौथा है डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज एब्सेंस ऑफ टीयर फॉर्मेशन। जी हाँ, ये जो एब्सेंस ऑफ टीयर फॉर्मेशन है वो आपका मॉडरेट डिहाइड्रेशन में देखने को मिलता है। जो डीप और रैपिड रेस्पिरेशन है ये आपका डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा, तब आपको देखने को मिलेगा। डाइफोरेसिस बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन हो रखा है तो यहाँ पर डाइफोरेसिस बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी यहाँ पर ये भी नहीं होगा। जब आपका बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, और जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, यानी ग्रेविटी यहाँ पर क्या होगी?
बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, डायफोरेसिस तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पर डिहाइड्रेशन है। और ये जो डीप रैपिड रेस्पिरेशन है वो आपका सीवियर डिहाइड्रेशन का साइन है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रायोरिटी असेसमेंट फॉर एन एडोलसेंट ऑन रिटर्न टू द नर्सिंग यूनिट आफ्टर एन अपेंडेक्टोमी? कौन सा आपका प्रायोरिटी असेसमेंट होगा एडोलसेंट के लिए जब वो रिटर्न हुआ है नर्सिंग यूनिट में आफ्टर अपेंडेक्टोमी? अपेंडेक्टोमी के बाद में आपके पास में आया है, तो आपका प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा? पहला ऑप्शन है द ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट, दूसरा है इंट्रावीनस फ्लूइड इन्फ्यूजन साइट, तीसरा है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फंक्शन, चौथा है अमाउंट ऑफ पेन। तो क्या देखोगे कौन सा आपका असेसमेंट रहेगा सबसे पहले एडोलसेंट के लिए जब वो अपेंडेक्टोमी के बाद में तुरंत बाद में आपके पास में आया है? पहला ऑप्शन है ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट, दूसरा है इंट्रावीनस फ्लूइड इन्फ्यूजन साइट, तीसरा है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फंक्शन, चौथा है अमाउंट ऑफ पेन। तो क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर इज द ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट। यानी कोई आपके पास में अपेंडेक्टोमी का पेशेंट आपके पास में आया है, एडोलसेंट है, और उसका प्रायोरिटी असेसमेंट पूछा है, तो क्या देखना आपको? ड्रेसिंग ऑन द सर्जिकल साइट, यानी जहां पर उसका ओटी हुआ है वो आपको सर्जिकल साइट देखनी है, वहां पर कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, वहां पर ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो आपको तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। बाकी इंट्रावेनस फ्लूइड रेट इन्फ्यूजन हम बाद में देख लेंगे, इतना अभी जरूरी नहीं है, प्रायोरिटी में नहीं है। और ये भी नेजोगेस्ट्रिक फंक्शनिंग भी ये प्रायोरिटी में नहीं है। अमाउंट ऑफ पेन, पेन नॉर्मल कंडीशन है, बाद में होना ही है, तो पेन किलर जो चलती रहती है, बाकी पता है पेन होना ही है, तो ये आपका प्रायोरिटी में नहीं है। ये तीनों प्रायोरिटी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लीडिंग है वो आपको देखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ए 10-year-old with glomerulonephritis report a headache and blurred vision. The nurse should immediately, नर्स को क्या करना चाहिए? एक पेशेंट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, उसको हेडेक और ब्लड विजन है, तो नर्स को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है पुट द क्लाइंट टू बेड, दूसरा है ऑब्टेन द चाइल्ड बीपी, तीसरा है नोटिफाई द फिजिशियन, चौथा है एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, या फिर टाइलेनोलोन, आपको पीसीएम पैरासीटामोल देनी है। क्या करेंगे? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है, 10 साल का बच्चा है, हेडेक और ब्लड विजन है उसको, नर्स को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? पुट द क्लाइंट टू बेड, ऑब्टेन द चाइल्ड्स बीपी, नोटिफाई द फिजिशियन, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन। क्या करेगी? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑब्टेन बीपी, बच्चे का बीपी लेना है, क्योंकि अगर ऐसा पेशेंट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का तो यहाँ पर बीपी बढ़ने के चांसेस, हाइपरटेंशन हो सकता है, और हाइपरटेंशन जब ज्यादा हो जाए तो उसमें आपको हेडेक और ब्लड विजन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, तो तुरंत आपको बीपी चेक करना है। बीपी चेक करने के बाद में आप नोटिफाई द फिजिशियन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Why it's important for healthcare provider to monitor the growth and development of the child? किसी बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आप मॉनिटर कर रहे हो तो वो क्यों जरूरी है? पहला ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, दूसरा है पेरेंट्स नीड्स रीएश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, तीसरा है स्टैटिकल एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर रिसर्च, चौथा है स्टडिंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हेल्प टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंजेस। तो क्या आएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्या? मॉनिटर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करना क्यों जरूरी है? तो पहला ऑप्शन है अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, दूसरा है पेरेंट्स नीड्स द इंश्योरेंस ऑफ प्रोफेशनल टू नो देयर चिल्ड्रन आर हेल्दी, तीसरा है स्टैटिकल एनालिसिस इन इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्च, चौथा है स्टडिंग ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हेल्प टू डिटरमाइन नॉर्मल रेंजेस। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज ए, अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड लीड्स टू अर्लियर केयर एंड ट्रीटमेंट, यानी कोई डिजीज हो रही है तो उसका जल्दी से पता लगाना और जल्दी से उसका ट्रीटमेंट करना, इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एडिमा इज ए साइन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर,
एडिमा कौन से न्यूट्रिशन की कमी है या कौन से न्यूट्रिशन का डिसऑर्डर है? तो पहला है क्वाशियोकोर, दूसरा है मरासमस, तीसरा है अंडरवेट, चौथा है न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म। एडिमा साइन कौन से न्यूट्रिशन के डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है क्वाशियोकोर, दूसरा है मरासमस, तीसरा है अंडरवेट, चौथा है न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म। राइट आंसर क्या आएगा? चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर याद करने के लिए के पी और एम सी से याद करते हैं। के फॉर क्वाशियोकोर प्रोटीन, मरासमस कैलोरी, तो ये आपको ध्यान रखना है, के पी एम सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब फॉर न्यूबॉर्न वेइंग 2000 to 3000 ग्राम्स। कोई बच्चा है, उसका वेट 2000 से 3000 ग्राम है, तो उसके लिए कौन सी साइज की ईटी ट्यूब काम में लोगे? पहला ऑप्शन है 20, 30, 2.5, 3.5, तो कौन सी साइज काम में लोगे? क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। What should be the size of ET? What should be the size of endotracheal tube, ET tube, if the weight is 2 to 3 kg या फिर 2000 to 3000 ग्राम? तो राइट आंसर इज 3.5, 3.5 की साइज लेंगे। 3.5 की साइज लेंगे अगर बच्चा 2 से 3 kg का है। देखिए सबसे पहले हम 2.5 अगर 2.5 नंबर की लेते हैं, अगर बच्चा 1 kg से कम है, 1 kg से कम है तो हम 2.5 की लेते हैं, 2.5 की लेते हैं, और 30 की लेते हैं अगर बच्चा 1 से 2 kg के बीच में है, और हम 3.5 नंबर की लेते हैं अगर बच्चा 2 से 3 kg के बीच में है, 2 से 3 kg के बीच में है, और 4 की लेते हैं, 40 के लेते हैं अगर 3 kg से ज़्यादा है। ये आपका वेट के अकॉर्डिंग है, तो आपको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमंग द फॉलोइंग ग्रुप साइन एंड सिम्टम्स आइडेंटिफाई द मोस्ट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स दैट वुड बी यूज्ड टू डायग्नोस एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा को डायग्नोस करने के लिए क्या आपके पास में साइन सिम्टम्स हैं स्पेसिफिक? पहला ऑप्शन है बिंज ईटिंग बिहेवियर इज प्रेजेंट, दूसरा है एक्सेसिव वेट लॉस, एमिनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तीसरा है ईटिंग ओनली होममेड फूड एंड अवॉइडिंग फास्ट फूड, चौथा है लेजी एंड नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। क्या आएगा? क्वेश्चन है आपके पास में एनोरेक्सिया नर्वोसा के डायग्नोसिस के लिए कौन से मोस्ट स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स हैं? पहला ऑप्शन है बिंज ईटिंग बिहेवियर इज प्रेजेंट, दूसरा है एक्सेसिव वेट लॉस, एमिनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तीसरा है ईटिंग ओनली होममेड फूड एंड अवॉइडिंग फास्ट फूड, चौथा है लेजी एंड नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज एक्सेसिव वेट लॉस, एमिनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर जो देखने को मिलेगा आपको एक्सेसिव वेट लॉस देखने को मिलेगा, एक्सेसिव वेट लॉस देखने को मिलेगा, एमिनोरिया भी देखने को मिलता है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें एक्सेसिव वेट लॉस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट आर ट्रीटेड इनिशियली। क्रोनिक एल्कोहलिक यानी बहुत टाइम से पौवा ले रहा है, दारू पी रहा है, तो ऐसे पेशेंट को स्टार्टिंग में किससे ट्रीट किया जाता है? पहला ऑप्शन है यूज ऑफ पेराल्डिहाइड, दूसरा है यूज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, तीसरा है प्रोवाइडिंग हाई प्रोटीन डाइट, चौथा है आईएम इंजेक्शन ऑफ थायमिन। तो क्या आएगा राइट आंसर? बेवड़ा क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट है, किससे ट्रीट करते हैं इनिशियली? पहला ऑप्शन है यूज ऑफ पेराल्डिहाइड, दूसरा है यूज ऑफ ट्रैंक्विलाइजर,
तीसरा है प्रोवाइडिंग हाई प्रोटीन डाइट, चौथा आईएम इंजेक्शन ऑफ थायमिन। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज आईएम इंजेक्शन ऑफ थायमिन। थायमिन का आईएम इंजेक्शन से हम इनिशियली ट्रीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट टू फिल अप द मेमोरी गैप इज नोन एज। जो मेमोरी गैप फिल किया जाता है किससे? क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट। अगर कोई आपको स्टोरी सुना रहा है और वो भूल गया बीच में, आपको स्टोरी सुना रहा है और बीच में भूल गया और फिर बीच में आपको इमेजिनरी इवेंट्स क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? पहला है सरकमटेंशियलिटी, दूसरा है नियोलॉजिज्म, तीसरा है कॉन्फबुलेशन, चौथा है कंपल्शन। क्या आएगा राइट आंसर? क्रिएटिंग इमेजिनरी इवेंट टू फिल अप मेमोरी गैप इज नोन एज सरकमटेंशियलिटी, नियोलॉजिज्म, कंफबुलेशन, कंपल्शन। तो राइट आंसर इज कॉन्फबुलेशन। अगर कोई आदमी स्टोरी बता रहा है और बीच में भूल गया, उसको इमेजिनरी इवेंट से क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप कॉन्फबुलेशन बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज। क्या कहलाएगा? प्राइमरी ग्रेनुलोमा इन ट्यूबरकुलोसिस। पहला है रेड सेल, दूसरा है गॉबलेट सेल, तीसरा है गॉन्स फोकस, चौथा है केसियस फोकस। तो क्या बोलोगे? प्राइमरी ग्रेनुलोमा फॉर्म्ड इन ट्यूबरकुलोसिस, क्या बोलोगे? रेड सेल्स, गॉबलेट सेल्स, गॉन्स फोकस, कैसियस फोकस। चलो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज गॉन्स फोकस। गॉन्स फोकस को आप गॉन्स ट्यूबरकल भी बोलते हैं, गॉन ट्यूबरकल भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज। लेबर की सेकेंड स्टेज को क्या बोलोगे? पहला है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी पहली जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या होता है? पहला है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, दूसरा है प्लेसेंटल डिलीवरी, तीसरा है डायलेशन ऑफ सर्विक्स, चौथा है एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो क्या होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, प्लेसेंटल डिलीवरी, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो राइट आंसर इज एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तीन स्टेज होती है जैसे कि आपको पता है। पहली में क्या होता है? फुल डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। राइटिंग बहुत खराब है, मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रही क्या लिख रहा हूं। सेकंड स्टेज में क्या होता है? एक्सपल्सन ऑफ फीटस। थर्ड में क्या होता है? प्लेसेंटल डिलीवरी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ गिविंग ईसीटी टू द पेशेंट। कौन सा जो आपका मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है ईसीटी देने के लिए किस तरह के पेशेंट में? पहला है अल्कोहलिज्म, दूसरा है ब्रोंकियल अस्थमा, तीसरा मायोकार्डियल इन्फेक्शन, चौथा है इंक्रीज आईसीपी। किसमें आप नहीं दोगे? किसमें ईसीटी नहीं दोगे? कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन कौन से पेशेंट के लिए है? अल्कोहल वाले के लिए, ब्रोंकियल अस्थमा वाले के, मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले के लिए, या फिर इंक्रीज आईसीपी के लिए? तो राइट आंसर इज इंक्रीज आईसीपी। अगर किसी पेशेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो ऐसे पेशेंट में ईसीटी नहीं देंगे, ईसीटी नहीं देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डोनेशन ऑफ पेशेंट्स ओवन ब्लड प्रायर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरी। एक पेशेंट है वो अपना खुद का ब्लड खुद के लिए डोनेट कर रहा है अपनी सर्जरी होने से पहले, ऐसे कंडीशन को क्या बोलोगे? ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस या फिर हेटेरोलोगस? डोनेशन ऑफ पेशेंट ओवन ब्लड, पेशेंट अपना खुद का ब्लड डोनेट कर रहा है प्रायर टू हिज शेड्यूल्ड सर्जरी, यानी उसकी जो शेड्यूल्ड सर्जरी है उससे पहले, यानी वो सर्जरी होने से पहले अपने खुद का ब्लड को डोनेट कर रहा है ताकि अपनी सर्जरी हो तब उसमें काम में ले सके। ऐसे डोनेशन को क्या बोलेंगे? ऑटोलोगस, होमोलोगस, मोनोलोगस या फिर हेटेरोलोगस? तो राइट आंसर इज ऑटोलोगस।
जब पेशेंट अपना खुद को ब्लड डोनेट करे तो ऐसी कंडीशन को ऑटोलोगस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पर्पज ऑफ कफ इन ईटी ट्यूब इज, एंडोट्रेकियल ट्यूब के अंदर जो कफ है उसका क्या पर्पज होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंट डिसलोकेशन, दूसरा है मेक रेडियोलॉजिकल लोकेशन इजी, तीसरा है अवॉइडिंग डैमेज टू ट्रेकिया, चौथा है प्रोवाइडिंग एयर टाइट सील इन ट्रेकिया। तो क्या क्या रीजन है आपका? जैसा कि आपको पता है ईटी ट्यूब होती है और ईटी ट्यूब के अंदर ऐसे आपको एक बैलून देखने को मिलता है। वो बैलून का क्या रीजन होता है, क्यों होता है वो बैलून? कफ बोल सकते हैं, वो कफ होता है, वो क्यों होता है? पहला ऑप्शन है मेक प्रिवेंट डिसलोकेशन, मेक रेडियोलॉजिकल लोकेशन, अवॉइडिंग डैमेज टू ट्रेकिया, प्रोवाइडिंग एयर टाइट सील इन ट्रेकिया। तो राइट आंसर इज प्रोवाइडिंग एयर टाइट इन ट्रेकिया। एयर टाइट सील आपकी प्रोवाइड करवाता है ट्रेकिया में, इसलिए वहां पर कफ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन इन एम्बुलेशन ऑफ ए पेशेंट इज, जो आपका नेसेसरी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगा एक पेशेंट के एम्बुलेशन के लिए? पहला है हैव फैमिली मेंबर, दूसरा है हैव पेशेंट वियर फिटेड शूज, तीसरा है हैव एटलीस्ट 2 पर्सन, चौथा है नन ऑफ द अबोव। अगर आप सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी प्रिकॉशन की, तो जब आप पेशेंट को एम्बुलेशन करवा रहे हो तो क्या जरूरी है, क्या नेसेसरी है? पहला ऑप्शन है हैव फैमिली मेंबर, हैव पेशेंट वियर फिटेड शूज, हैव एटलीस्ट 2 पर्सन और नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर है हैव ए एटलीस्ट 2 पर्सन, यानी कम से कम 2 आदमी हो जो पेशेंट को सहारा दे एम्बुलेशन के लिए, चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्कूल, कॉलेज एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन ऑन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? जब आप ड्रग एडिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कहीं पर एजुकेशन दे रहे हैं तो वो कौन से प्रिवेंशन में आएगी? पहला ऑप्शन प्राइमरी, दूसरा प्रीमोडियल, तीसरा टर्सरी, चौथा सेकेंडरी। कौन सा आएगा? राइट आंसर क्या आएगा? जब आप स्कूल, कॉलेज या फिर स्ट्रीट में बच्चों को ड्रग एडिक्शन से प्रिवेंशन के लिए आप ज्ञान दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो ऐसे प्रिवेंशन को क्या बोलोगे? इसको क्या, किसका एग्जाम्पल है, कौन से प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है? प्राइमरी, प्रीमोडियल, टर्सरी या सेकेंडरी? तो आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज प्रीमोडियल, यानी हम बैड हैबिट को अडॉप्ट होने से पहले ही उसको छोड़ने के लिए किसी को एजुकेशन दे रहे हैं या फिर बोल सकते हैं हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो आपकी प्रीमोडियल प्रिवेंशन में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओरल हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम, यानी जो ओरल हार्मोन कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है 1st डे, तीसरा है 5th डे, चौथा है 6th डे। क्वेश्चन है आपका ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स हैं वो कब स्टार्ट करनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है 1st डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तीसरा है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, चौथा है 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो राइट आंसर है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी 5वें दिन से आपको स्टार्ट करनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए 9 month old baby born to HIV infected mother found ELISA positive, which is interpretation of result by nurse to mother of baby। एक 9 month का बच्चा जो आपका बोल सकते हैं एक इन्फेक्टेड मदर है, उसका बच्चा है और उसके टेस्ट किया तो वहां पर एलिजा पॉजिटिव देखने को मिला, तो आप क्या इंटरप्रेट करोगे? पहला ऑप्शन है बेबी इज HIV पॉजिटिव, दूसरा है बेबी सफरिंग टू एड्स, तीसरा है नीड टू स्टार्ट ART, चौथा है यूज अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म। राइट आंसर क्या आएगा? 9 month का ओल्ड बेबी है, 9 month ओल्ड बेबी बोर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर फाउंड एलिजा पॉजिटिव, तो उसके लिए क्या राइट इंटरप्रिटेशन होगा? पहला बेबी इज HIV पॉजिटिव, दूसरा बेबी सफरिंग टू एड्स, तीसरा
नीड टू स्टार्ट ART, चौथा यूज अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म। तो आंसर की तरफ चलते हैं, राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर इज यूज अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट टू कंफर्म, यानी जो एलिजा टेस्ट है वो आपका मदर से आपकी एंटीबायोटिक जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर हो जाती है, तो उसकी वजह से पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसे पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या फिर P24 आपको P24 एंटीजन टेस्ट करना है, जिससे आपका कंफर्म होगा कि बेबी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एलिजा से आप बच्चों के अंदर टेस्ट कंफर्म नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट NST इज रिएक्टिव इनटू प्रेग्नेंट वुमेन, प्रायोरिटी एक्शन ऑफ नर्स। जब NST नॉन स्ट्रेस टेस्ट है वो आपका रिएक्टिव देखने को मिला है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो उसका क्या प्रायोरिटी एक्शन रहेगा? तो पहला है सजेस्ट OCT, दूसरा है नो नीड ऑफ एनी एक्शन सिंस बेबी इज हेल्दी, तीसरा है रिपोर्ट मदर, चौथा है नन ऑफ द अबोव। तो क्या आएगा राइट आंसर? क्वेश्चन है नॉन स्ट्रेस टेस्ट है जो आपका रिएक्टिव देखने को मिला है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो उसके लिए प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा नर्स का? तो पहला ऑप्शन है सजेस्ट OCT, दूसरा है नो नीड ऑफ एनी एक्शन सिंस बेबी इज हेल्दी, तीसरा है रिपोर्ट मदर, चौथा है नन ऑफ द अबोव। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर इज नो नीड ऑफ एनी एक्शन सिंस बेबी इज हेल्दी, यानी नॉन स्ट्रेस टेस्ट है, अगर वो रिएक्टिव है तो वो सही है, यानी वहां पर कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ये पॉजिटिव यानी रिएक्टिव ही रहना चाहिए। तो ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पर कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्कोहल डिपेंडेंस इज इंडिकेटेड बाय। एल्कोहल डिपेंडेंस किससे इंडिकेट की जाती है? पहला ऑप्शन है ब्लैकआउट, दूसरा है अर्ली मॉर्निंग ड्रिंकिंग, तीसरा है विड्रोवल सिम्टम, चौथा है फिजिकल डिस्कम्फर्ट। क्वेश्चन नंबर 98 है, एल्कोहल डिपेंडेंस इज इंडिकेटेड बाय। एल्कोहल डिपेंडेंट किससे इंडिकेट की जाती है? तो पहला ब्लैकआउट, दूसरा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंकिंग, तीसरा विड्रोवल सिम्टम्स, चौथा फिजिकल डिस्कम्फर्ट। तो राइट आंसर है, आंसर की तरफ चलते हैं। तो राइट आंसर इज विड्रोवल सिम्टम्स, यानी अगर विड्रोवल सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वह एल्कोहल डिपेंडेंस हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन द आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंडेड टू आइडेंटिफाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज। जब आप किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंड की जाती है कितने टाइम के लिए? पहला ऑप्शन है इंस्पेक्टिंग 15 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन स्टार्टेड, दूसरा इंस्पेक्टिंग एट द एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन, तीसरा इंस्पेक्टिंग वंस इन एवरी 30 मिनट, चौथा है इंस्पेक्टिंग व्हेनेवर द पेशेंट कंप्लेन्स। क्या रहेगा? आइडियल नर्सिंग केयर रिकमेंड टू आइडेंटिफाई द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को देखने के लिए क्या रहेगी आइडियल नर्सिंग केयर? पहला ऑप्शन इंस्पेक्टिंग 15 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन स्टार्टेड, दूसरा इंस्पेक्शन एट द एंड ऑफ ट्रांसफ्यूजन, तीसरा है इंस्पेक्टिंग वंस इन एवरी 30 मिनट, चौथा है इंस्पेक्टिंग व्हेनेवर द पेशेंट कंप्लेन्स। तो राइट आंसर इज इंस्पेक्टिंग 15 मिनट आफ्टर इन्फ्यूजन स्टार्टेड, यानी आपको फर्स्ट 15 मिनट आपको मेजर करना, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होनी है तो वो फर्स्ट 15 मिनट में हो जाएगी, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आपको स्लो भी इन्फ्यूज करना है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के मॉडल पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन का ये हमारा एक मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए काम करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट पेपर नहीं आएगा। चलिए 100 क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवर्स रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिसिन इंक्लूड ऑल। एम्फोटेरिसिन का एडवर्स रिएक्शन क्या होता है? इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, यानी एक के अलावा बाकी सब आएंगे। पहला एनाफिलैक्सिस, दूसरा हाइपोकैलेमिया, तीसरा एनीमिया, चौथा हेपेटाइटिस। तो क्या आएगा राइट आंसर? एम्फोटेरिसिन है उसका एडवर्स रिएक्शन क्या होता है? इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एक के अलावा। पहला एनाफिलैक्सिस, दूसरा हाइपोकैलेमिया, तीसरा एनीमिया, चौथा हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर की तरफ चलते हैं। राइट आंसर इज हेपेटाइटिस।
जो आपका हेपेटाइटिस है वो एम्फोटेरिसिन का एडवर्स रिएक्शन नहीं है, बाकी ये जो तीनों हैं वो एडवर्स रिएक्शन है एम्फोटेरिसिन के। तो ये थे आज के हमारे 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर। पार्ट फर्स्ट हमने पहले डाल दिया है, पार्ट सेकंड है, जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना है ताकि हम आगे और भी आपके लिए मेहनत कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी होली इन एडवांस।